हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाजिल सर क्लासेस। और क्या हाल चाल है आप लोगों के। मुझे पूरी उम्मीद है कि बढ़िया होगे और जो पढ़ाया है वो पढ़ लिया होगा। 2 लेक्चर अब तक हो चुके हैं ऑर्गेनिक के। आज हम बात करने वाले हैं 3rd लेक्चर की। और 2nd लेक्चर के रिगार्डिंग आपको कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, जैसे बहुत से बच्चों ने पूछा भी था। तो चलो आज हम डिस्कस करते हैं इसके अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसके बाद हम एसिडिक नेचर, देन बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड ऑर्डर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेक्चर को आप बहुत ध्यान से देखें, अच्छे से समझें, और सुनोगे तो बात समझ में आपके आ जाएगी। तो देखो बेटा, पहले हम बात करने वाले हैं इसके अंदर आपका एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनिक हाइब्रिडाइजेशन। फर्स्ट इसके अंदर हम बात करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये बात सब लोग जानते हैं कि अलग अलग एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग होती है, कुछ की सेम भी होती है, लेकिन हम बात कर रहे हैं अलग अलग एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग होगी। ठीक है ना। यदि हम बात करें कार्बन, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है आपकी? कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.5। लेकिन अगर हाइब्रिडाइजेशन चेंज होता है, जी हाँ सुने आप ध्यान से, अगर आपके पास कार्बन है, कार्बन आपके पास है, लेकिन कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन अलग है, तो उस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी अलग होगी। बिल्कुल सही सुना आपने। तो देखो ध्यान से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है आपकी, हम बात करें फॉर एन एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस करेक्टर। ठीक है। जैसे हम बात करें यहाँ पर, अगर आपका सपोज हम कार्बन की बात करते हैं, अगर मेरे पास sp कार्बन है sp3 हाइब्रिडाइज, एक मेरे पास है sp2 हाइब्रिडाइज और एक है sp हाइब्रिडाइज, तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो इसमें s की परसेंटेज कितनी है? 25%, क्योंकि टोटल 4 ऑर्बिटल हैं, 4 में से एक s है। और यहाँ पर s की परसेंटेज कितनी है? 33.33%। और यहाँ पर s की परसेंटेज कितनी है? 50%। बात सबके समझ में आ गई। 2 ऑर्बिटल है, उसमें से s कितना है? 1, नीचे 2 इंटू 100 कितनी हो गया बेटा? ये हो गया आपका 50%। तो ये बात आपने देखा कि sp3 में जो s की परसेंटेज थी वो 25 थी, sp2 में आपका 33.33 था, और sp में था कितना? 50%। तो जैसे आपका s की परसेंटेज इंक्रीज होगी, वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज होगी। तो याद रखना, कार्बन अगर दिख जाए तो जरूरी नहीं है कि हमेशा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो। अब देखो, जर्नली हम कार्बन की बात करते हैं, जब भी हम कार्बन की बात करेंगे, नॉर्मली जब हम कार्बन की बात करेंगे तो कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो है 2.5। लेकिन जब भी कार्बन आपका sp3 हाइब्रिडाइज होगा तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.3 होती है। और जब भी कार्बन आपका sp2 हाइब्रिडाइज होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.6 होती है। और जब भी sp हाइब्रिडाइज होगा तो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.1 होगी। डिफरेंस देख लो बेटा, sp3 जब हाइब्रिडाइज था तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो गई नॉर्मल कार्बन से, लेकिन जब sp2 हाइब्रिडाइज हुआ तो नॉर्मल कार्बन से इंक्रीज हो गई, और जब sp हाइब्रिडाइज हुआ तो और ज्यादा इंक्रीज हो गई। बात समझ में आ गई आपके यहाँ तक? अब ध्यान से आप देखें, अगर हम बात करें यहाँ पर, जैसे कि हमने यहाँ पर एक कंपाउंड लिखा आपका, हमने यहाँ पर लिखा आपका CH3, यहाँ लिखा हमने CH, और ये लिखा हमने C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब आप लोग बहुत ध्यान से देखें, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कितना है बेटा? जल्दी बताओ, कल सिखाया था आपको। इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3। इन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन कितना है बेटा? इन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन है sp2 और इनका हाइब्रिडाइजेशन है sp। इसमें जो s की परसेंटेज है वो कितनी है? वो है 25%। यहाँ पर आपकी है 33.3% और यहाँ पर है 50%। तो बात समझ में आ रही है? अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन कौन सा है, तो इन दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो सबसे ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इसमें s की परसेंटेज सबसे ज्यादा है। उसके बाद जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो इनकी होगी, और सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी? sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन की। उम्मीद करता हूँ ये बात सबके समझ में आ गई होगी। सिंपल सी बात थी। ठीक है ना बेटा? इसमें आप मुझे बताएं किस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होगी और किस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर सबसे ज़्यादा होगी। ये आपका क्वेश्चन है, आपको बताना है यहाँ पर।
तो बताएं इसका आंसर आप लोग। मार्क कर दे रहा हूं मैं यहाँ पर, ये 1, ये 2, ये 3। तो आप बताएं 1, 2 और 3 में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन कौन सा है? जल्दी बताओ बेटा। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वही होगा जिसमें S की परसेंटेज सबसे ज्यादा होगी। क्लियर हो गया तक बात? तो हम जानते हैं इन तीनों में से हम बात कर रहे हैं, इसका आपका sp, इसका आपका है बेटा sp हाइब्रिडाइज, तो यही आपका सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन होगा। और ये क्वेश्चन नीट में, मेंस में पूछे गए हैं कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन कौन सा है या सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन कौन सा है। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आप सबके समझ में आ गई होगी। कुछ भी होगा इसके अंदर, आपको कोई भी क्वेश्चन होगा आप आराम से बता सकते हो। अब हम आते हैं सेकंड पे। सेकंड जो एप्लीकेशन है हमारी वो है एसिडिक नेचर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से सुनोगे समझ में आ जाएगी, नहीं सुनोगे तो कुछ नहीं कर सकते। तो सुनो अब ध्यान से। एसिड क्या होता है? अगर आपसे कहा जाए कि बताओ भाई एसिड क्या होता है, सिंपल सी हम बात करें, हमने यहाँ लिखा है एसिड। नॉर्मल कंडीशन में तुम क्या बताओगे? एसिड वो होता है जो एक्वस सोल्यूशन में H+ देता है। तुम ये ध्यान रखो, वो सब्सटेंस जो H+ रिलीज करेगा वो एसिड होगा। 9-10 से पढ़ते हुए आ रहे हो, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, बात समझ में आ गई? तो जिसने H+ दिया वो एसिड, तो HCl इज अ एसिड। अब सुनो ध्यान से, H+ निकलने के बाद, H+ निकलने के बाद जो नेगेटिव स्पीशीज बचती है, जैसे कि ये नेगेटिव स्पीशीज है, इसमें से जब मैंने H+ निकाल दिया तो यहाँ क्या बचा आपका? Cl-। इस Cl- को हम बोलेंगे कॉन्जुगेट बेस। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? इसको हम बोलेंगे कॉन्जुगेट बेस। तो ये बात सबके समझ में आ गई। जब हम एसिड में से H+ निकाल देते हैं तो जो नेगेटिव स्पीशीज बचती है उसका नाम क्या होगा? अनिरुद्ध, क्या बोलेंगे उसको हम बोलेंगे कॉन्जुगेट बेस। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? अब सुनो ध्यान से, एसिड बाय लिबरेटिंग गिव कॉन्जुगेट बेस। तो ये सबके समझ में आ गया होगा, इसको में किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली। क्लियर? अच्छी बात है। अब सुनो, अब आपसे कहा जा रहा है कि कौन सा एसिड आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा एसिड आपका वीक एसिड है। तो सिंपल सी बात है, एक बात आपको पता होनी चाहिए कि जितना ज्यादा स्टेबल ये आपका होगा, जितना स्टेबल कंजुगेट बेस होगा, उतना ही ज्यादा एसिडिक नेचर होगा। तो यहाँ देखिए आप, यहाँ हमने लिखा हुआ है हायर द स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस ग्रेटर इज द एसिडिक नेचर। तो ये बात सबके समझ में आ गई कि जितना स्टेबल कंजुगेट बेस होगा उतना ज्यादा एसिडिक नेचर होगा। अब तुम कहोगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है, कौन सा कम स्टेबल है? तो डोंट वरी, अभी बताते हैं आपको। अब तुम मुझे ये बताओ, एक तुम हो जो कि 11th 12th या ड्रॉपर में हो, एक बच्चा है जो 4th क्लास में है, मैंने तुम्हारे सर पे 10 kg वेट रख दिया, उस बच्चे के सर पे 10 kg वेट रख दिया, तो कौन ज़्यादा स्टेबल रहेगा? जल्दी बताओ, तुम ज़्यादा स्टेबल रहोगे या वो बच्चा ज़्यादा स्टेबल रहेगा? तुम कहोगे बिल्कुल सर मैं ही स्टेबल रहूँगा। तुम क्यों स्टेबल रहे? क्योंकि तुम्हारे अंदर पावर ज़्यादा थी उस वेट को होल्ड करके रखने की। तो बस खत्म कहानी। तो जो नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेट बेस है, क्या कॉन्जुगेट बेस नेगेटिवली चार्ज्ड आयन है? बात समझ में आ रही है? कंजुगेट बेस की अगर हम बात करें तो कंजुगेट बेस है क्या? नेगेटिवली चार्ज्ड आयन। तो जो नेगेटिव चार्ज को अपने ऊपर रख सकता है आसानी से वो ज्यादा स्टेबल होगा, और जो नेगेटिव चार्ज को अपने ऊपर आसानी से नहीं रख सकता वो कम स्टेबल होगा। अब नेगेटिव चार्ज को अपने ऊपर रखेगा कौन? जल्दी बताओ कौन रखेगा? नेगेटिव चार्ज को अपने ऊपर वो रखेगा जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो वो आराम से नेगेटिव चार्ज को बेयर कर लेगा, वो नेगेटिव चार्ज से ज़्यादा परेशान नहीं होगा। तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो नेगेटिव चार्ज को अपने ऊपर रख सकता है, और जब अपने ऊपर रख सकता है तो मतलब वो स्टेबल है। तो इसका मतलब ये हो गया कि बेटा आपका कि स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एटम। और भी चीज़ों पे डिपेंड करती है, सिर्फ इसी पे नहीं करती, लेकिन अभी हम सिर्फ इसी की बात कर रहे हैं, आगे बात करेंगे, हम आगे बताएंगे। बात समझ में आ गई यहाँ तक ये? तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एटम होगा उतना ही ज़्यादा आपकी स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस होगी, और जितना कंजुगेट बेस स्टेबल उतना स्ट्रॉन्ग एसिड।
उम्मीद करता हूँ ये बात आप सबके समझ में आ गई होगी। बात समझ में आई या नहीं आई? अच्छी बात है अगर आ गई तो। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, मैंने यहाँ पर लिखा आपका, ये आपका यहाँ पर CH, ये आपका CH3, यहाँ लिखा मैंने आपका CH2, यहाँ लिखा मैंने CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है बेटा, यहाँ लिखा हमने आपका C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ये बात सबके समझ में आई। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा इसके अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो सुन लो ध्यान से। एसिड की जब भी हम बात करेंगे, जब भी हम एसिड की बात करेंगे, हम क्या करेंगे, हम H प्लस निकालेंगे। हमने H प्लस, जब हमने यहाँ से H प्लस निकाला तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, क्या हमने इसमें से माइनस करा बेटा, H प्लस। ऐसे ही जब हम इसमें से H प्लस निकालेंगे, हमने यहाँ से H प्लस निकाला, यहाँ पर क्या हो गया आपका, यहाँ पर हो गया आपका माइनस। ठीक है, माइनस नहीं दिख रहा हो तो बड़ा कर लो। ऐसे यहाँ पर हम बात करें, हमने H प्लस निकाला और यहाँ पर हमारे पास, बिल्कुल देखो ध्यान से, शाबाश, ये बात समझ में आ गई। अब ये जो थे, ये तो हम, ये थे आपके कॉन्जुगेट, ये थे आपके कॉन्जुगेट बेस। बात समझ में आई। H प्लस निकालने के बाद जो नेगेटिव स्पीशीज मिलेगी हमें, क्या बोलेंगे उसको, उसको हम बोलेंगे कंजुगेट बेस। अब देखो ध्यान से, ये जो कंजुगेट बेस है, इसमें जो आपका नेगेटिव चार्ज है वो किसमें है, वो है आपका sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में। इसमें जो नेगेटिव चार्ज है वो किसमें है, आपका sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में। और यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है वो sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में है। हम जानते हैं जब यहाँ पर आपका S की परसेंटेज क्या हो रही है बेटा, S की परसेंटेज इंक्रीज, S परसेंटेज इंक्रीज, ये 25%, 33.3%, 50%। और जब S परसेंटेज इंक्रीज होगा आपका, तो यहाँ पर आपका एसिडिक नेचर भी क्या होगा, एसिडिक नेचर, ये ऐसे देख लें आप, S की परसेंटेज इंक्रीज तो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज। और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है वो नेगेटिव चार्ज को रख लेगा। तो स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस क्या हो गया बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस भी इंक्रीज हो गया। और जब स्टेबिलिटी इंक्रीज हो गई तो ऑटोमेटिकली एसिडिक नेचर भी क्या हुआ, एसिडिक नेचर भी इंक्रीज हो गया। तो याद रखना, एल्काइंस आर मच मोर एसिडिक देन एल्कीन्स एंड एल्केन्स। पूछा जाए कौन ज्यादा एसिडिक है, ये ज्यादा एसिडिक है। नीट का क्वेश्चन, मेंस का क्वेश्चन, हर जगह का क्वेश्चन। तो बात समझ में आ गई होगी सबके, शाबाश। अब एक चीज और देखो, हमने यहाँ पर लिखा आपका, एक हमने लिखा यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2, एक यहाँ लिखा हमने, या चलो हम इसको हटा देते हैं यहाँ पर। देखो अब ध्यान से, आपसे कहा जा रहा है, ये क्वेश्चन समझ लो तुम, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक, इज मोस्ट एसिडिक, कौन सा आपका सबसे ज्यादा एसिडिक है। ऑप्शन हमने आपको यहाँ पर दिया, एक CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3, एक ये हो गया। सेकंड ऑप्शन हमने आपको दिया यहाँ पर CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, और नेक्स्ट ऑप्शन हमने आपको दिया CH ट्रिपल बॉन्ड CH। डी दिया हमने, डी हमने यहाँ पर दिया आपको सपोज CH3CH3। ठीक है बेटा, पूछा जा रहा है कि सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, जवाब दो इसका, बताओ सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है। तो देखो ध्यान से, ये एल्कीन, ये भी ये भी अल्काइन, ये भी अल्काइन, ये भी अल्काइन। यहाँ पर आपका sp हाइब्रिडाइज कार्बन है, बिल्कुल है। यहाँ पर भी आपका sp हाइब्रिडाइज कार्बन है, बिल्कुल है। यहाँ पर भी आपका sp हाइब्रिडाइज कार्बन है, जी बिल्कुल है। ये भी sp हाइब्रिडाइज, ये भी sp हाइब्रिडाइज, ये भी sp हाइब्रिडाइज। अब एसिड तो तब बोलेंगे ना जब वो H प्लस निकालेगा। यहाँ पर sp हाइब्रिडाइज कार्बन तो है, बट क्या sp हाइब्रिडाइज कार्बन से H प्लस है, बोलो बोलो, क्या sp हाइब्रिडाइज कार्बन से यहाँ पर हाइड्रोजन लगा है, नहीं लगा, बिल्कुल नहीं लगा। यहाँ पर एक sp हाइब्रिडाइज कार्बन से हाइड्रोजन लगा है।
यहाँ पर दोनों sp हाइब्रिडाइज कार्बन से हाइड्रोजन है और यहाँ तो sp हाइब्रिडाइज है ही नहीं, तो ये तो बात ही नहीं, इसकी तो कोई बात ही नहीं करनी हमें। ऐसी एल्काइन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड वाले पर कोई H ना हो, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड कहीं बीच में आए, किसी एक साइड में नहीं आए, सुन लो ध्यान से, ऐसी एल्काइन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड एक साइड में, एक कोने में ना हो, वो टर्मिनेट पोजीशन पे नहीं हो, तो उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनल एल्काइन। तो ये जो हमने पढ़ा अभी, ये था आपका नॉन टर्मिनल, ये था आपका नॉन टर्मिनल एल्काइन, ये था नॉन टर्मिनल एल्काइन। और नॉन टर्मिनल एल्काइन जो होती हैं, नॉन टर्मिनल एल्काइन आर नॉन एसिडिक, ये नॉन एसिडिक होती हैं। यहाँ पर एसिडिक, ये एसिडिक नहीं होती। क्यों नहीं होती बेटा एसिडिक? क्योंकि यहाँ पर आपका एसिडिक हाइड्रोजन ही नहीं होता। क्या यहाँ पर कोई एसिडिक हाइड्रोजन है? नहीं है। और ये दोनों थी आपकी क्या? टर्मिनल एल्काइन। ये था आपका टर्मिनल एल्काइन। और जो टर्मिनल एल्काइंस होती हैं वो बेटा एसिडिक होती हैं। ये क्या थी आपकी? एसिडिक। ये दोनों ही एसिडिक थी। अब कौन सी ज़्यादा एसिडिक होगी? जिसमें हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे। इसमें 2 हाइड्रोजन हैं ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से लगे हुए, तो इसीलिए सबसे ज़्यादा एसिडिक ये हो गया। अगर हम ऑर्डर की बात करें, अगर हम ऑर्डर की यहाँ पर हम बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक आपका होगा 3rd, इससे कम कौन सा होगा आपका? 2nd, फिर कौन सा होगा आपका? 1st, और लास्ट में होगा D। तो उम्मीद करता हूँ ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट था, एसिडिक नेचर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सब आपस में कनेक्ट था, समझ में आपके आ रहा होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड लेंथ, सुनो बेटा ध्यान से। मैंने यहां पर जब लिखा आपका CH, देखो हमने यहां पर लिखा CH3, यहां पर लिखा हमने CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहां लिखा हमने CH ट्रिपल बॉन्ड CH। क्लियर? अब यहां ध्यान से देखें, यहां पर बॉन्ड ऑर्डर जिसको नहीं पता वो सुन ले। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स, 2 एटम के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड ऑर्डर। लिख लेना, नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। तो यहाँ कार्बन में कितना बॉन्ड है बेटा? चलो एक और लिख दे रहे हैं यहाँ पर हम, एक लिखा हमने बेंजीन। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझ में आ जाएगी जरा सी देर में। ये बेंजीन लिखा। अब देखो यहाँ पर कितना बॉन्ड है बेटा? यहाँ पर कार्बन में 1 बॉन्ड है, यहाँ कार्बन में 2 बॉन्ड है, यहाँ कार्बन में 3 बॉन्ड है, यहाँ कितने हैं? अब तुम कहोगे कि सर यहाँ पर 3 डबल हैं और 3 सिंगल हैं। कह तो सकते हो, बट कहना नहीं है ऐसा। क्यों नहीं कहना? क्योंकि हम जानते हैं बेंजीन के अंदर जो डबल बॉन्ड होते हैं वो घूमते रहते हैं, वो बहुत घुमक्कड़ होते हैं, वो हर जगह बार बार घूमते रहते हैं। डबल बॉन्ड कभी यहाँ होगा, कभी वहाँ होगा। गर्मी लग रही है, फैन चला के देखो, फैन के ब्लेड जैसे तुम्हारे घूमते रहेंगे, तुम्हें पता नहीं चलेगा कि ब्लेड कहाँ पर हैं उसके। सेम ऐसे ही इसके जो आपके डबल बॉन्ड हैं वो लोकलाइज्ड नहीं होते, वो डीलोकलाइज्ड होते हैं, वो पूरे में होते हैं। इसी वजह से इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होता है 1.5। तो ये बात नोट कर लो, बेंजीन का बॉन्ड ऑर्डर 1.5 होता है अप्रॉक्स। ठीक है ना? 1 बोलोगे ना 2 बोलोगे, क्या बोलोगे? 1.5। अब सुन लो ध्यान से, जितना कम बॉन्ड ऑर्डर कम है, दूर है, दूर की दोस्ती है, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया, पास आ गए, बॉन्ड ऑर्डर और बढ़ा और पास आ गए। तो हमने ये देखा कि अगर सब कार्बन है, अभी सब कार्बन की बात हो रही है, यहाँ ये सब कार्बन की हम बॉन्ड की बात कर रहे हैं। तो जैसे जैसे आपका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है पूछना मत मुझसे, अब दोबारा बता दे रहा हूँ फिर भी एक बार, चलो, नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 एटम। जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी। तो इसका मतलब कि जो बॉन्ड लेंथ आपकी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? बॉन्ड ऑर्डर के। ये कौन सा केस है? ये केस है जब ऑल एटम्स आर सेम, ऑल एटम्स आर सेम। ऐसा मत कर देना कि हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड को और तुम कंपेयर करने लगो, वो कैसे करेंगे वो भी बताएंगे अभी। तो यहाँ आप ध्यान से देखो, अगर मैं बात करता हूँ बॉन्ड लेंथ में, सबसे कम बॉन्ड लेंथ किसकी होगी? सबसे कम बॉन्ड लेंथ होगी आपकी, यहाँ सबसे कम बॉन्ड लेंथ होगी इसकी, बॉन्ड लेंथ सबसे कम, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा। उसके बाद आपका यहाँ पर होगा कहानी ये,
यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर 2 था और यहाँ पर उसके बाद बॉन्ड ऑर्डर 1.5 है आपका, और सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होगी आपकी CH3। तो यहाँ पर क्या देखा बेटा, जल्दी बताओ। यहाँ आपने देखा बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज, तो बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज, कैसी बातें कर रहे हो यार, इंक्रीज कहाँ हो रहा है बॉन्ड ऑर्डर, यहाँ पर आपका बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर आपका डिक्रीज हो रहा है, 3, 2, हाफ 1। और बॉन्ड लेंथ क्या होगी बेटा, बॉन्ड लेंथ होगी इंक्रीज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नीट का ही PYQ क्वेश्चन है, देख लेना, मिल जाएगा आपको। ये भी नीट का PYQ है, ये भी नीट में आ चुका है आपका। और आपका ये भी आ चुका है आपका कि इसमें जो नेगेटिव चार्ज है वो किस में है, इंपॉर्टेंट बात है सारी ये। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव मेंस में आ चुका है आपका। तो उम्मीद करते हैं कि सारी बातें आपके समझ में आ रही होंगी। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक बात समझ में आ गया आपके। अब ये कहानी तो वो थी कि जब एटम सेम था तो हमने बॉन्ड लेंथ आराम से बता दिया, लेकिन जब एटम सेम ना हो तो हमें क्या करना है वो भी ज़रा देख लो। तो वो सबसे पहले हमें देखना है फॉर बॉन्ड लेंथ, फॉर बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ के लिए सबसे पहले क्या चेक करना है, सबसे पहले मुझे चेक करना है नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ शेल। जो बॉन्ड लेंथ होगी आपकी, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ आपकी जितना ज़्यादा शेल उतनी ज़्यादा बॉन्ड लेंथ, शेल बढ़ेंगे रेडियस बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। तो ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया बेटा नंबर ऑफ शेल के, जितना ज़्यादा शेल उतनी ज़्यादा बॉन्ड लेंथ। पहले ये चेक करना है, ठीक है। सेकंड मुझे चेक करना है, सेकंड हम बात करें यहाँ पर, अगर सेकंड हम बात करें तो जो आपका बॉन्ड लेंथ होगी वो होगा फॉर सेम शेल, फॉर सेम शेल। शेल अगर सेम है, शेल अगर सेम है तो यहाँ पर जो आपका बॉन्ड लेंथ होगी, बॉन्ड लेंथ आपकी होगी यहाँ पर, जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर, जितना बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा उतनी कम बॉन्ड लेंथ होगी। अगर शेल सेम है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा, बॉन्ड लेंथ कम। अभी देखा भी था पीछे हमने, जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर आपका, बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था बॉन्ड ऑर्डर, और डिक्रीज हो रहा है बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है, इनवर्स रिलेशन है। ठीक है बेटा। और नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका फॉर सेम शेल एंड सेम एटम, सेम एटम भी सेम है यहाँ पर, लेकिन पहले यही चेक करना है मुझे। थर्ड हम चेक करेंगे इसके अंदर फॉर सेम शेल, फॉर सेम शेल डिफरेंट एटम, डिफरेंट एटम। अगर शेल सेम है बट एटम डिफरेंट है, पहले ये चेक करोगे फिर ये, फिर ये। तो यहाँ पर तुम क्या देखोगे, बॉन्ड लेंथ जो होगा आपका, बॉन्ड लेंथ जैसे जैसे Z इफेक्टिव बढ़ेगा, Z इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जैसे जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, लेफ्ट से राइट जाते हैं हम, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो बॉन्ड, तो आपका रेडियस क्या होता है, रेडियस आपका डिक्रीज होता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज Z इफेक्टिव कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Z इफेक्टिव बढ़ेगा, तो यहाँ पर आपका Z इफेक्टिव बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ क्या होगी आपकी, कम होगी। ये कह सकते हो आपका जैसे जैसे आपका रेडियस कम होगा बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी आपकी, यहाँ पर लिख दो एटॉमिक रेडियस, जैसे जैसे रेडियस कम होगा बॉन्ड लेंथ भी कम होगी। अभी एग्जांपल देके बताऊंगा, समझ में आ जाएगी। लेकिन सबसे पहले ये ध्यान रखो, पहले ये चेक करना है, फिर ये चेक करना है, फिर ये चेक करना है। क्या मतलब हुआ इसका, ध्यान दें जरा आप यहाँ पर। जैसे कि आपसे कहा गया कि अरेंज करो बॉन्ड लेंथ पर, हमने यहाँ पर लिखा HH, हमने यहाँ पर लिखा आपका HC, हमने यहाँ लिखा CC, हमने यहाँ पर लिखा CN, हमने लिखा यहाँ पर CO, ये लिखा हमने C डबल बॉन्ड C, यहाँ लिखा C ट्रिपल बॉन्ड C। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब हमें इसको अरेंज करना है। तो यहाँ पर आप देखें, ये आपका शेल नंबर 1 से है, ये फर्स्ट शेल, ये फर्स्ट शेल, ये फर्स्ट, ये सेकंड। अब देखो ये भी सेकंड शेल से बिलोंग करता है, ये भी सेकंड शेल से, ये भी सेकंड शेल, सेकंड शेल, सेकंड शेल, सेकंड, ये भी सेकंड, 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 थर्ड लिख दिया बट लिखना सेकंड था, तो ये भी सेकंड शेल से बिलोंग करता है। तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले हमें वो देखना है जिसमें नंबर ऑफ शेल कम है, सबसे कम शेल इसमें है तो सबसे कम बॉन्ड लेंथ इसकी होगी। तो ये आपका 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो सबसे कम बॉन्ड लेंथ बेटा किसकी होगी, 1 की। बात समझ में आ गई। उसके बाद देखो किसी में 1 नहीं है, इसमें 1 है,
फिर आपकी किसकी होगी, फिर आपकी होगी सेकंड वाले की। बात समझ में आ गई। अब आता है कहानी में ट्विस्ट। अब सब 2 वाले हैं, मैंने क्या कहा, अगर सब 2 वाले हैं, अगर सब 2 वाले हैं तो मुझे पहले नंबर ऑफ बॉन्ड देखना है, बॉन्ड ऑर्डर देखना है। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है उसकी बॉन्ड लेंथ कम, तो यहाँ पर नेक्स्ट आपका हो जाएगा 7, उसके बाद आपका हो जाएगा 6। बात समझ में आ गई। अगर मैं फिर कह रहा हूँ, अगर शेल सेम है तो क्या देखेंगे हम, बॉन्ड ऑर्डर। याद रखना, शेल अगर सेम है तो हमें क्या देखना है, बॉन्ड ऑर्डर। सेकंड मुझे बॉन्ड ऑर्डर देखना है। बात समझ में आ गई। अब देखो, अब जो बचे हमारे पास अब कौन से बचे बेटा, हमारे पास अब बचे यहाँ पर, ये रह गया हमारे पास सेकंड शेल का सिंगल बॉन्ड, ये रह गया सेकंड शेल का सिंगल बॉन्ड, ये भी रह गया सेकंड शेल का सिंगल बॉन्ड। अब ध्यान दो तुम इधर देखो, हम बात करें यहाँ पर, ये आपका कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। हम लेफ्ट से राइट जाएंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा बेटा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज। और जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, एटॉमिक रेडियस क्या होगा, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज। तो जिसका रेडियस कम उसकी बॉन्ड लेंथ कम। तो यहाँ पर रेडियस किसका कम है, ऑक्सीजन का। तो उसके बाद क्या आ जाएगा आपके पास, ये आपके पास आ जाएगा कार्बन। अब आपके पास आ जाएगा बेटा यहाँ पर ये वाला कार्बन और ऑक्सीजन 5, उसके बाद आपका आ जाएगा कार्बन और नाइट्रोजन 4, देन आपके पास आ जाएगा 3। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा, दोबारा समझ लेना, वीडियो तो है तुम्हारे पास। तो देख लो क्या हुआ, सबसे कम रेडियस किसका था, आपका एच का, उसके बाद किसका था, HC का, उसके बाद किसका था बेटा, इससे ज़्यादा किसका था, इससे ज़्यादा था आपका C ट्रिपल बॉन्ड C, इसके बाद किसका था C डबल बॉन्ड C, इसके बाद किसका था आपका CO का, इसके बाद किसका था आपका CN का, और सबसे ज़्यादा किसका था C। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको टॉपिक समझ में आया होगा। एक छोटा सा लेक्चर आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हर कंपटीशन के लिए। बार बार देखो इसको, 1000 बार देखो, समझो इसको। और जो आपको प्रॉब्लम शीट दी गई है उसके क्वेश्चन लगाओ। नेक्स्ट लेक्चर में या एक लेक्चर के बाद सेकंड एक लेक्चर और बनाएंगे, फिर उसके बाद प्रॉब्लम शीट डिस्कस करेंगे, उसमें सारे PYQ भी हैं और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, नमस्ते। मुलाकात करते हैं फिर आपसे।